क्या होगा अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे? दोस्तों, यह सवाल जो हर इंटरव्यूअर का फेवरेट है और यही सवाल यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। क्या आप इसका जवाब जानते हो? चलिए, इसे समझते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में डीसी अप्लाई करने पर उसकी वाइंडिंग हीटिंग की वजह से जल जाएगी और इसमें आग लगने का भी खतरा रह सकता है। लेकिन ऐसा आखिर में होता क्यों है? चलिए, इसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं। यहाँ हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर फोकस करते हैं। इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हम R1 और X1 मान लेते हैं। ऐसी वोल्टेज V1 अप्लाई करने पर यहाँ जो बैक ईएमएफ फ्लक्स लिंकेजेस की वजह से वाइंडिंग में इंड्यूस होता है, उसे हम E1 मान लेते हैं। ऐसे में अगर हम प्राइमरी करंट I1 को कंसिडर करके KVL अप्लाई करते हैं, तो हमारा प्राइमरी साइड का इक्वेशन हो जाएगा V1 is equal to E1 plus I1 into R1 plus JX1। अगर हम करंट I1 को निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और हमारा इक्वेशन हो जाएगा I1 is equal to V1 minus E1 divide by R1 plus JX1। चलिए, अब देखते हैं कि यहां पर प्राइमरी करंट कितना होगा। मान लीजिए हमने 230 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज अप्लाई किया है। ऐसे में जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है उसे हम 220 वोल्ट उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं। अब रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस की वैल्यू हम 5 ओम मान लेते हैं। हालांकि ये सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अज्यूम की गई वैल्यू है, वरना रेसिस्टेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी नहीं होती। चलिए, अब अगर हम प्राइमरी करंट कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से 1 एम्पियर का करंट पास होगा। ये थी सारी कैलकुलेशन जब हम ऐसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में अप्लाई करेंगे। अब चलिए ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करते हैं, पर इस बार हम ऐसी की जगह डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे। इस केस में भी हम 230 वोल्ट मैग्नीट्यूड ही अप्लाई करेंगे, पर डीसी वोल्टेज। चलिए, अब कौन बताएगा कि बैक ईएमएफ E1 इस केस में कितनी हो जाएगी? 220 वोल्ट? नहीं दोस्तों, ये जवाब गलत होगा। कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अप्लाई करने पर कांस्टेंट करंट एक कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट करता है, जैसा कि इस BH कर्व में दिखाई दे रहा है। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ तभी इंड्यूस हो पाएगा जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। और ये इक्वेशन तो हम सब जानते हैं, E is equal to minus n d phi by dt। EMF जनरेशन d phi by dt के अनुपात यानी कि प्रपोर्शन में होता है। अब डीसी वाले केस में कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यही वजह है कि बैक ईएमएफ की वैल्यू इस केस में 0 होगी। डीसी सप्लाई में बैक ईएमएफ का 0 होना ही मुख्य वजह है जो ट्रांसफार्मर को असफल बनाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर पे भी गौर करिएगा। यहाँ इंडक्टिव इम्पीडेंस XL जो कि 2πfL के बराबर होता है, वो भी डीसी केस में फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा। अब अगर हम प्राइमरी करंट I1 कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 46 एम्पियर। जी हाँ, 46 एम्पियर। सोचिए, एक ट्रांसफार्मर जो आपने डिजाइन किया है 230 वोल्ट, ऐसी के लिए जो 1 एम्पियर प्राइमरी करंट ले रहा है, आपने वाइंडिंग गेज यानी कि वायर साइज उस 1 एम्पियर को ध्यान में रखकर की है। और अब 230 वोल्ट ऐसी की जगह डीसी देने पर उस ट्रांसफार्मर से अब 46 एम्पियर करंट गुजरने लगेगा। तो क्या होगा? कुछ ही पल में ये ह्यूज करंट इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जलाने लगेगा। याद रखिएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में कांस्टेंट फ्लक्स किस भी तरह का ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाएगा और करंट की वैल्यू 0 होगी। दोस्तों, तो ये थी वजह कि क्यों हमें ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक रोचक बात भी है। क्या आप जानते हैं, एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई एक ऐसी डीसी टू डीसी एप्लीकेशन है जहां हम ट्रांसफार्मर को ऐसी नहीं बल्कि डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं रेक्टिफायर के बाद। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा कैसे संभव है? जब डीसी में बैक ईएमएफ उत्पन्न ही नहीं होता तो एसएमपीएस में ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है? सोचिएगा जरूर। अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर अगला वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके समर्थन से ही हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।